नमस्कार बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें हमारा सारा फोकस रेजिस्टिविटी के ऊपर है और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स लर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंड आई शुड टेल यू कि 12वीं क्लास में आपको एक फिजिक्स में एक बड़ा सा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे। तो ऑलमोस्ट आप इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे उस चैप्टर का करीब करीब आधी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पढ़ाया जा रहा है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर और हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की जरूरत है। आधा हम लोगों ने पीछे कर रखा है। अच्छा, आप में से कोई भी अगर सीधा सीधा इसी वीडियो को देख रहा है तो देखने के लिए आप देख लीजिए, बट बेहतर होगा कि अगर आप पीछे के 4 लेक्चर देख करके और तब एंटर मारें तो आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आएगा। एनीवे, इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम व्यूअर, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब, and you all whosoever is watching, see this video in detail, and I hope you like it. So press the like button and let's be in the topic. So thank you for joining me. Let's come. So जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि आज हम लोग रेजिस्टिविटी की बात करेंगे और रेजिस्टिविटी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट्स सी हियर we are dealing with this topic, resistivity. तो हम लोगों ने पिछला लेक्चर जो लेक्चर 4 पढ़ा था उसमें हमने रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ खास बात नहीं की थी। तो लेट्स सी हाउ व्हाट इज दिस नाउ। अप टिल नाउ हम लोगों ने क्या पढ़ा है, दैट आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इज प्रोपोर्शनल टू दिस, और आर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। दिस इज व्हाट वी नो। ओके, सो नाउ लुक एट दिस हियर। तो अगर हमने रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं और अप टिल नाउ व्हाट वी नो, we know up till now is this, ये हमने पढ़ रखा है। रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो सिंस रेजिस्टेंस ये कब पढ़ा, कब रेजिस्टेंस एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब है, व्हेन एरिया एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, यही पढ़ाया गया आपको। और रेजिस्टेंस एरिया के कब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब हम लेंथ को लेंथ एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तब। और ये बात कब है, व्हेन लेंथ एंड एरिया को अगर लेंथ एंड एरिया आर कांस्टेंट। तो we up till what we know up till now is this कि resistance of a wire is directly proportional to length, resistance of wire is inversely proportional to area of cross section, and resistance is directly proportional to temperature. तो इसका मतलब कि अगर मैं सिर्फ इन दो पे गौर करूं, यहाँ पे इस पे और इस पे करूं, like this is if I keep it 1 and this I take it as a 2, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस फैक्टर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दे रहे हैं। इग्नोरिंग फॉर व्हाट, इग्नोरिंग, राइट। तो इन दोनों से क्या देखा कि by 1 and 2 can you say that R proportional to L upon A, रेजिस्टेंस L के भी प्रोपोर्शनल और एरिया के भी प्रोपोर्शनल है, R is proportional to L if टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख देते हैं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई A होना चाहिए ना। अब यहाँ पे ये तो प्रोपोर्शनल हो गया। अब अगर हमें इक्वलिटी में कुछ लिखना है, समथिंग दिस L अपॉन A, तो यहाँ कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, यहाँ तो प्रोपोर्शनल है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे साइन ये इसका ग्रीक लेटर यूज किया और रो L बाई A, दिस इज रीड एज रो, रीड एज रो, यस। सो दिस इज ग्रीक अल्फाबेट है रो। तो ये जो रो है, लाइक यहाँ पे दिस रो इज व्हाट, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। मैं अब आपको ना ये फील कराना चाहता हूँ ये होता क्या है, व्हाट इज दिस रेजिस्टिविटी। तो ठीक है, बात समझने लायक तो कोई बच्चा यहीं से समझ लेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। तो लेट्स गो टू द पेज नंबर 2 एंड सी दैट। जैसा बच्चों हम लोग ये देख रहे हैं
दिस इज व्हाट आई हैव टेकन, अ मेटल वायर लिया मैंने, और आई कैन से कंडक्टिंग वायर लिया है, एंड दिस इज इट्स लेंथ। ये पूरा का पूरा क्या है, इसका लेंथ है, दिस इज इट्स लेंथ, ये हमने इसका लेंथ ले रखा है, दिस इज इट्स लेंथ। और ये व्हाट इज दिस, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो जरा देखिए, हमने बोला आपको कि ये हमारा लेंथ है, और दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, दिस इज ए। सो यू नो इट हैज लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये सब के सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये रैंडमली मूव करते हैं। बहुत बार ये डिस्कशन हो चुका है। तो एक मटेरियल के अंदर कितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, कितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि एक कॉपर के अंदर जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होता होगा, क्या सिल्वर के अंदर उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता होगा? मेरा सवाल है आपसे। और क्या गोल्ड के अंदर उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता होगा? क्या आयरन के अंदर उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होता होगा? सो यू नो लाइक, अगर थोड़ा बहुत आपको कुछ पता होगा तो आप यू नो दैट कि सिल्वर, एल्युमिनियम, इनकी बात करें तो ये सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे अमाउंट की पास होती है। इफ यू टेक अ सिल्वर वायर of same length and copper wire of same length, तो current will pass more faster and more current will pass through silver than copper. So idea is that कि अगर हम तो जिस तरीके से हमने एक कॉपर के का एग्जांपल दिया और सिल्वर के एग्जांपल दिया, सेम लेंथ ले लिया जाए, सेम एरिया ले लिया जाए, लाइक आई सेड दैट, लाइक सिल्वर वायर लिया, क्या है उसका लेंथ L और एरिया A ले लिया। फिर कॉपर वायर लिया, उसका भी लेंथ L ले लिया और एरिया A ले लिया, और दोनों को सेम बैटरी से अटैच कर दिया। लेट सपोज अगर मैं यहाँ से और यहाँ से ये एक्सटेंड करूँ ये वायर, और बोलो हेलो, दिस गोज लाइक दिस गोज लाइक दिस, और मैं इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं, सेम लेंथ लिया, सेम एरिया लिया, तो और सेम बैटरी से करंट पास कर दिया, V वोल्ट की बैटरी से, तो हम ये देख रहे हैं कि सिल्वर में ज्यादा करंट पास हो रहा है देन कॉपर। तो ऐसा क्यों है भाई, वाई सिल्वर में ज्यादा करंट पास हो रहा है, ये सवाल बन गया। तो किसी भी साइंटिस्ट को अगर ये मौका मिल जाए सोचने के लिए तो कहेगा ओके, सिल्वर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे या सिल्वर का जो इंटरनल बनावट होता होगा वो कॉपर से कुछ इस तरीके से, कॉपर के कंपैरिजन में कुछ इस तरीके से है कि सिल्वर के अंदर बड़ी आसानी से करंट पास कर जा रहा है, यानी कि सिल्वर के अंदर हिंड्रेंस या जो रेजिस्टेंस है वो कम है, किसके रिस्पेक्ट में, कॉपर के रिस्पेक्ट। मैंने यहाँ फिर से ये बात रख रहा हूँ, मतलब अगर एक सिल्वर का वायर लिया और एक कॉपर का वायर लिया और दोनों का लेंथ हमने सेम रख दिया और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या रख दिया, सेम रख दिया, और सेम अमाउंट की बैटरी से अटैच कर दी, तो हमने ये देखा कि सिल्वर वाले केस में करंट जो है, सिल्वर वाले मतलब एक तरीके से जैसे आपकी बुक में एक्टिविटीज होती है उसी तरीके की एक्टिविटी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे एक अमीटर लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, अमीटर, राइट, दिस इज यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया हमने, दिस इज प्लस एंड माइनस, समथिंग लाइक दिस। तो अब हम ये देख रहे हैं कि सिल्वर के केस में अमीटर की रीडिंग, इन केस ऑफ सिल्वर के केस में अमीटर की रीडिंग जो हो रही है वो I1 है, और कॉपर के केस में अमीटर की रीडिंग I2 है, सेम वोल्टेज पे, और I1 की वैल्यू I2 से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब मोर करंट पासेस इन केस ऑफ सिल्वर, मोर मोर करंट passes more current passes in case of silver, in case of silver। तो सिल्वर के केस में अगर ज्यादा करंट पास हो रहा है तो सवाल है क्यों, जबकि आपने लेंथ सेम रखा, एरिया सेम रखा। एंड एक और बात मैं कह देता हूँ कि आप टेम्परेचर भी सेम रख लीजिए, सिल्वर लिया, कॉपर लिया, एंड सिल्वर वायर यहाँ पे एक और देखिए टेम्परेचर T रखा और इसका भी टेम्परेचर T रख दिया, ये ऐड कर दिया मैंने। हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे एंड टेम्परेचर पे, यही पढ़ा हमने। मैंने यहाँ पे 1 और 2 से इसको ऐसे लिख दिया। मैंने बोला अब मैं आपको रेजिस्टिविटी समझाता हूँ एक्चुअली,
ये तो बुकिश हो गया, समथिंग लाइक दैट। अब मैं समझाने की बात करता हूँ। तो मैंने क्या लिया, एक सिल्वर का वायर लिया, एक कॉपर का वायर लिया, सेम लेंथ का लिया, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर ले लिया और सेम टेम्परेचर पे रख लिया और सेम बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो मैं सिल्वर के केस में अमीटर, व्हाट इज दिस, व्हाट नेम आई टोल्ड फॉर दिस, दिस इज अमीटर। ये क्या है, अमीटर। अमीटर दैट इज, जब हम अमीटर की बात करते हैं, अमीटर, तो अमीटर मीन्स इसका फुल फॉर्म है एम्पियर, एम्पियर मीटर, एम्पियर प्लस मीटर। और एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का, यानी कि ये करंट मेजरिंग डिवाइस है। दिस इज करंट, करंट। याद रखना, ये बहुत छोटी, ये मत समझना कि सर ने उसको अलग तरीके से ऐसे बता दिया तो ये कम इंपॉर्टेंस का, करंट मेजरिंग डिवाइस है ये, करंट मेजरिंग डिवाइस है, भूलना मत। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हैज बीन टोल्ड टू यू, भूलना मत। क्लियर है? यस, करंट मेजरिंग डिवाइस। हाँ जी। सो ये जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ ब्लॉक में दे दी गई, कि एम्पियर मीटर के, अमीटर क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है, करंट मेजरिंग डिवाइस होता है। सो नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे अमीटर लगाया तो अमीटर की रीडिंग एक केस में I1 और एक में I2, और I1 गिवन है, लाइक I1 इज ग्रेटर देन I2, तो मोर करंट पासेस इन केस ऑफ सिल्वर। सवाल है व्हाई। तो अब आप इसका क्या जवाब ढूंढोगे? तो इसका जवाब ये होगा कि ओके, उसकी बनावट ऐसी है, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से हैं कि उसकी बनावट ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन, और उसमें उसका इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और उसमें इलेक्ट्रॉन का पास करना आसान है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के केस में। तो इफ देयर आर मोर फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड उनका पैसेज, उनका गुजरना आसान है, मतलब वहां पे रेजिस्टिविटी क्या है, उनका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो कहीं ना कहीं किसी मटेरियल की बनावट, और उसके अंदर बनावट, जब मटेरियल की बनावट की बात करते हैं या मटेरियल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसका मतलब हम उसकी इंट्रिंसिक, मतलब उसकी अंदरूनी, क्या वर्ड यूज किया मैंने, इंट्रिंसिक, उसके इंटरनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पॉसिबल है, कितने अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। और एक सच्चाई बताओ, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर है, मैं अगले पेज में दे रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे, राइट। नंबर वन, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बताओ इसको क्या पढ़ोगे बच्चा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन सिल्वर, इन सिल्वर इज मोर देन क्या, कॉपर, मोर देन कॉपर, कॉपर में जितना उससे कहीं ज्यादा है। और एक दूसरा आंसर है, पैसेज ऑफ, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन सिल्वर, इन सिल्वर इज मोर इजियर, मोर इजियर, इजियर देन कॉपर। सो इन नटसेल क्या, यानी कि दिस इंप्लाइज इट हैज लेस, मतलब इट हैज, मतलब ये इट किसके लिए, सिल्वर की बात कर रहा हूँ, सिल्वर, ये इट किसके लिए है, सिल्वर के लिए है। It has less resistance, less resistance than copper, less resistance than copper। बेटा बात समझ में आई? तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सामने खड़ा है कि सिल्वर के पास रेजिस्टेंस कॉपर से क्या है, कम है। तो इन दो वजहों से, तो कहीं ना कहीं मेटल का इंटरनल स्ट्रक्चर, तो समहाउ मैं यहाँ पे एक नोट करके लिख रहा हूँ, समहाउ, समहाउ मेटल, मेटल इंट्रिंसिक, मेटल इंट्रिंसिक, metal intrinsic structure plays a role, plays a role, role in 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 plays a role in in offering, in offering resistance, रेजिस्टेंस ऑफर करने में उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी मसला है। तो इसका मतलब कि एक मटेरियल का जो ये इंटरनल कैरेक्टर है, सो मेटल का जो ये इंटरनल कैरेक्टर है, मैं ये बता रहा हूँ, दिस इंप्लाइज इंटरनल
किसी भी मेटल का ये इंटरनल स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होगा। तो इंटरनल structure right somehow depends yeah internal structure is independent बेटा बात समझना है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर किसका इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। ये बात समझ में आ रही कि भाई उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, कितना बड़ा लेंथ है, कितना एरिया है, कितना टेम्परेचर, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस। तो इसका मतलब कि आपको जरा मेरी बात को बहुत गौर से समझना होगा। देखो मैं जरा फिर से आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे रेजिस्टिविटी पढ़ाना था, मैंने 1 और 2 कि ये बात हम लोग जानते हैं, दिस वी नो। आप कहोगे कैसे जानते हैं सर? मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म कर दिया हूँ आपके लिए यहाँ पे कि भाई देखो सेम लेंथ सेम एरिया का रखो तो इसमें करंट अलग आता है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर को भी हमने रख करके देख लिया। लाइक अगर सिल्वर के केस में देखो यहाँ पे एक वर्ड छूट रहा है, देख रहे हैं बेटा, एक अल्फाबेट छूट रहा है, सिल्वर वायर। तो सिल्वर और कॉपर के केस में सेम लेंथ सेम एरिया सेम टेम्परेचर रख करके आप स्टडी करो तो सिल्वर के केस में करंट हमें ज्यादा मिलता है कॉपर के रिस्पेक्ट में। तो ये कंफर्म है कि जो रेजिस्टेंस है ये तो पीछे हमने पढ़ रखा है, दिस इज फैक्ट। और मैंने यहाँ बताया कि ये रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो अब सवाल ये कि रेजिस्टिविटी किसको कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो मैं आई एम सेइंग दैट कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ये तो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा हुआ वहां से लेके आया, ये ओम्स लॉ से आया, ये एक एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन है। और एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन में ये समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है, बट समथिंग और पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड रो, एंड दैट रो रीड एज रो, एंड दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ क्या, मटेरियल ऑफ वायर। वो वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, रेजिस्टिविटी उस पे डिपेंड करता है। तो एक बच्चे को इतना बता के छोड़ दो, इससे भी उसका काम चल जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे में इस बात की क्यूरियोसिटी है कि ये हो क्या रहा है, कैसे है, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि 12th क्लास में आना तब मैं समझाऊंगा। सो इट्स बेटर आई शुड मेक हिज क्यूरियोसिटी फुलफिल्ड कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज देयर। उसकी जिज्ञासा को मुझे शांत करना चाहिए उसकी क्वेरी को सॉल्व करके। तो मैंने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन प्लांट कर दी और आपको यहाँ समझ में आ गया कि सिल्वर के केस में करंट ज्यादा पास हो रहा है। तो आंसर इसका क्या है भाई, व्हाई इट इज लाइक दिस। तो इसका 2 आंसर निकल के आया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब इस यहाँ पे कोई यूनिट वॉल्यूम ले लो और उसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन सिल्वर के केस में होंगे वो वैल्यू सिल्वर में ज्यादा है कि किसके रिस्पेक्ट में, कॉपर के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब कि एक तो रीजन ये है, और दूसरा पैसेज जो है इलेक्ट्रॉन का सिल्वर में मोर इजियर है, मतलब वहां पे रेजिस्टेंस थोड़ा कम है। यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से कि उसमें होल कुछ ज्यादा बड़े बड़े हैं और बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। तो समहाउ जो मेटल इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर प्लेज अ रोल इन ऑफरिंग रेजिस्टेंस, यही बात है। इस बात से तो यही मतलब निकलता है भाई, ये जो बात करें इट हैज लेस रेजिस्टेंस देन कॉपर, और इस बात से समहाउ आपको इन्फॉर्मेशन क्या निकलता है कि जो इंट्रिंसिक बनावट है वो एक रोल प्ले करता है। लेकिन जो ये इंट्रिंसिक बनावट है वो किस बात पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ कितना बड़ा है, एरिया कैसा है, टेम्परेचर क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करता। यू आर गेटिंग इट। जो इंटरनल बनावट है, जो लैटिस जिसको हम कहते हैं, किसी भी एटम का जो लैटिस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे नहीं डिपेंड करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो उसकी लैटिस फिक्स है, खास पैटर्न है। तो ये लैटिस वर्ड तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है। तो समहाउ इट इज सेइंग दैट लैटिस ऑफ अ मेटल is its characteristics। जैसे मेरा नाक लंबा है, राइट, किसी का नाक मोटा होगा, समथिंग लाइक, तो वो उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है ना भाई। लंबाई बड़ा हो जाने से छोटा हो जाने से अब ये तो चेंज नहीं होने वाला। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। वो आपके अपने, आपके आई के कलर ऐसे हैं, वो आपके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ठीक उसी तरीके से हर मेटल का एक अपना लैटिस होता है, और लैटिस ऑफ मेटल इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो उसका किस तरीके का इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, लंबाई बड़ा कर दोगे वही कैरेक्टरिस्टिक्स उतने लंबाई तक होएगा, एरिया बड़ा कर दोगे तो वही वाला कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े एरिया में होएगा, तो मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन रहेगा। तो समहाउ जो रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल का, वो लेंथ और एरिया पे रेजिस्टिविटी जो है
किसी मटेरियल का, मैंने क्या बोला, समहाउ रेजिस्टिविटी जो किसी मटेरियल का है वो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस डिपेंड करता। माइंड यू व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे गौर करना कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, वो डिपेंड करता है एरिया पे, लेकिन जो रो है, रेजिस्टिविटी जो है, वो मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टिविटी जो है उस मटेरियल का लैटिस है, वो उसके लैटिस पे, उस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक बात बोलो कि सर क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? डज रो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर और नॉट, ये एक सवाल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डज रो, दैट इज रेजिस्टिविटी depend upon temperature or not, depend upon temperature or not, ये सवाल बन गया, राइट? तो आंसर इज राइट, इसका आंसर है यस इट डिपेंड्स, यस इट डिपेंड्स, ये पक्का डिपेंड करता है। यस इट डिपेंड्स, नो डाउट अबाउट इट, यस इट डिपेंड्स। हाउ? तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या है? पहली बात कि वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ओके। लैटिस ऑफ मेटल जो है उस पे डिपेंड करता है, तो वो तो इंटरनल स्ट्रक्चर है। लेकिन जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं ना बेटा, तो उसमें जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे 2 लिखा ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सिल्वर इज मोर देन कॉपर। तो सिल्वर के केस में जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, किनके कंपैरिजन में? कॉपर के केस में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो यहाँ पे बात छिपी हुई थी कि भाई व्हाई दिस हैपेंस, व्हाई I1 इज मोर देन I2, तुम कहोगे यहाँ पे तो टेम्परेचर भी सेम रखा हमने, तो टेम्परेचर सेम रहने पे, दोनों का टेम्परेचर, सिल्वर और कॉपर का टेम्परेचर सेम रखने पे उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सिल्वर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम टेम्परेचर पे रख दिया आपने। तो इसका मतलब कि सेम टेम्परेचर रखने पे ये बात हो गई। तो जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ पे नहीं डिपेंड किया, एरिया पे डिपेंड नहीं किया, क्योंकि कॉपर एंड लेंथ, सिल्वर हैज द सेम लेंथ, राइट? टेम्परेचर सेम होने पे सिल्वर के केस में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और उसकी बनावट थोड़ी ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन का पैसेज आसानी से पास हो जा रहा है। तो आंसर इसका, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा है, और दूसरा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें हिंड्रेंस कम ऑफर हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस कम पास हो रहा है। तो समहाउ जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो समहाउ रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर गया? टेम्परेचर पे डिपेंड कर गया। और रेजिस्टिविटी अगर टेम्परेचर पे डिपेंड कर गया तो रेजिस्टेंस को भी टेम्परेचर पे डिपेंड करना पड़ेगा। आप नोटिस करोगे जो मैंने पिछला लेक्चर नंबर 4 है वहां पे रेजिस्टेंस मैंने टेम्परेचर पे डिपेंड करता हुआ दिखाया था, और लिखा है R1 by R2 is equal to T1 by T2. That fact is true. But now question is how resistivity depends upon temperature. यहाँ पे सवाल है कि does resistivity depend upon temperature or not? Answer is yes, it depends. Why? पहली बात कि अगर resistivity रो किस पे डिपेंड करता है? रो डिपेंड्स अपॉन लैटिस पहले तो उसकी इंटरनल बनावट पे डिपेंड करता है, और साथ साथ किस पे करता है? डिपेंड्स अपॉन number of free electrons number of free electrons per unit volume। तो रो दो बातों पे डिपेंड करता है, यही चीज यहाँ पे बताई गई, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे, और ये रेजिस्टिविटी जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ये समहाउ इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रही है, लैटिस की बात कर रहा है। तो दूसरे पॉइंट में ये लैटिस कवर हो जा रहा है और पहले में ये बात हो जा रहा है। तो मैंने ये बताया कि रो डिपेंड्स अपॉन लैटिस एंड रो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो फैक्ट है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इन रिटर्न दिस depend upon temperature, this depend upon temperature this depend upon temperature. So this implies rho depends upon temperature, therefore rho depends upon temperature directly। what? Directly। क्यों? जितना ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होएगा, दिस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये देखो रो रेजिस्टिविटी जो है डिपेंड्स अपॉन लैटिस एंड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। दिस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर डायरेक्टली।
जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो रो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर डायरेक्टली, दिस इंप्लाइज रो इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा ऐसा ना हो कि इतने देर से आप मेरी बात सुन करके आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये मैं बात एक तरीके से फिर से चैनलाइज कर रहा हूँ। मैंने ये कहा, लेट्स गो टू द पेज नंबर 1। वी से दैट दिस वी नो रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग अपॉन लेंथ एंड डिपेंडिंग अपॉन एरिया। और ये ओम्स लॉ में मैंने मेंशन किया था कि टेम्परेचर भी करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। मैंने बताया था कि अगर फिजिकल कंडीशन ऑफ अ वायर डज नॉट चेंज, मैंने वहां क्या बताया था, current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across ends if the physical condition of the conductor, that is length, area and temperature, remain unchanged। तो अगर लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर को सेम रख लिया जाए तो रेजिस्टेंस जो होगा, राइट, वो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V अपॉन I के रेशियो से निकल के आएगा। यानी कि सम और रेजिस्टेंस एल पे, एरिया पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ये हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग में बता दिया पिछले लेक्चर में। मैंने इस 1 और 2 को ऐसे लिखा और यहाँ से ये रिजल्ट लिख दिया। मैंने बोला ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर है। अब मैंने समझाना स्टार्ट किया कि रेजिस्टिविटी होता क्या है। तो मैंने एक एक्टिविटी आपके लिए रखा, यहाँ पे एक कॉपर वायर और एक सिल्वर वायर लिया, सेम लेंथ का और सेम एरिया का, और उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। तो मैंने बोला सेम टेम्परेचर पे, सेम लेंथ का, सेम एरिया का अगर हमने 2 वायर ले लिया और उन दोनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया और अमीटर लगा दिया, तो देखा कि सिल्वर के केस में अमीटर की रीडिंग I1 है और कॉपर के केस में मीटर की रीडिंग I2 है, यानी कि I1 I2 से बड़ा है। सवाल है मोर करंट पासेस इन केस ऑफ सिल्वर व्हाई। तो ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे 2 आंसर निकला। एक तो इसका इंटरनल बनावट कुछ ऐसा है कि उसमें रेजिस्टेंस कम ऑफर होता है और इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है। तो तुम कहोगे कि अच्छा, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा क्यों है? भाई सिल्वर की, जैसे कुछ लोग होते हैं थोड़ी गर्मी में बलबला जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो जो थोड़ी गर्मी में बलबला गया इसका मतलब क्या, उसका टेम्परेचर टॉलरेंस कम है, हीट टॉलरेंस कम है। तो ठीक उसी तरीके से सिल्वर का हीट टॉलरेंस मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो अपने बड़े सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, फ्री कर देता है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या मिल जाते हैं, ज्यादा मिल जाते हैं। तो सिल्वर का ये करेक्टर कॉपर के करेक्टर से अगर सेम टेम्परेचर पे कंपेयर करोगे तो सिल्वर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा, किसके कंपेरिजन में, कॉपर के कंपेरिजन। तो इसका मतलब एक तो ये मसला है और दूसरा उसका इंटरनल का मसला है। तो समहाउ अब अगले पेज में मैंने ये बोला कि देखो ये 2 रीजन है और ये वाला जो रीजन है कि उसमें इजियर पास हो रहा है, तो इसका मतलब उसके इंटरनल बनावट से है। वही चीज लैटिस है, और लैटिस किसी भी मटेरियल का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वो लेंथ पे, एरिया पे और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो लैटिस एरिया पे, लेंथ पे और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बट ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला 1, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये लिखने का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर, दैट इज अ फैक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रेजिस्टिविटी इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पे डिपेंड करने का मतलब ये नहीं होता कि 2 मेटल को सेम टेम्परेचर पर रख दिया तो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इस तरीके से लैटिस ऑफ मेटल इज कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन हो सकता था इस बात से कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। मैंने इस क्वेश्चन को बड़ी अलग से लिख दिया कि डज रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर और नॉट। आंसर इज यस, इट डिपेंड। तो रो डिपेंड्स अपॉन लैटिस, जो कि लेंथ, एरिया और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ये लेंथ और एरिया टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, लैटिस उसकी बनावट पे डिपेंड करता है। और रो इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और वो किस बात पे डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर कितना है, और वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो समहाउ रो जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रो इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जो ये रो हुआ, यानी कि किसी वायर का, कोई एक वायर ले लो, यस, उसका एक वायर ले लो और उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लो। अब उस वायर का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका डिजाइन फिक्स है और उसका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्या है, फिक्स है। यानी कि किसी वायर का रेजिस्टिविटी किसी गिवन टेम्परेचर पे फिक्स होता है। तो दिस इंप्लाइज, ये जो आपने सीखा यहाँ पे, रो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ρ1/ρ2 इज इक्वल टू T1/T2। और आपको याद करो ये टेम्परेचर की बात हो रही है, यस। एंड दिस इंप्लाइज कि जो R है, क्योंकि आप लेंथ और एरिया सेम रख दोगे, R1/R2 इज इक्वल टू ρ1/ρ2। ये बात समझ में आ रही? हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ फिर बन गया हो आपको, कोई बात नहीं, अभी मैंने इसको लिख दिया। इसको फिर अच्छे से मैं आपको और अच्छे से इसको क्लियर करके समझाऊंगा। अभी भले भले आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा, बट
अब ये एक बात तो क्लियर है ना कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इस फर्स्ट हाफ में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस पार्ट इज वेरी आसानी से क्लियर है कि ρ1/ρ2 इज इक्वल टू T1/T2। अब ये वाला बात थोड़ा मैं आगे समझाता हूँ। तो समहाउ हमने ये देखा कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है, यानी कि फॉर अ गिवन वायर, फॉर अ गिवन वायर, चाहे वो सिल्वर या कॉपर, गिवन वायर, its resistivity depends upon its lattice and its temperature टेम्परेचर पे क्यों? क्योंकि टेम्परेचर पे उसका फ्री इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है, तो उसके लैटिस पे और उसके टेम्परेचर पे, लैटिस मतलब उसके इंटरनल बनावट पे डिपेंड करता है। इज दैट ओके? सो ऑब्वियसली ρ1/ρ2 इज इक्वल टू T1/T2 हो गया। इस पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। दिस फैक्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ओके, नाउ अब हमने ये देखा कि हमने क्या कहा है। लेट्स गो टू पेज नंबर 1। तो पेज नंबर 1 पे हमने कहा कि देखो जी, R इज इक्वल टू ρL/A, और इस रो को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। दैट्स वेरी करेक्ट। तो जो ये रेजिस्टिविटी है वो उस मटेरियल के लैटिस पे और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो समहाउ, और आपने देख लिया कि रो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अगर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये लेंथ पे डिपेंड करता है, और ये एरिया पे डिपेंड करता है, तो समहाउ ये किस पे डिपेंड, और ये इस पे भी डिपेंड करता है। आर किस पे डिपेंड करता है? रो पे। आर किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। आर किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। और रो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। तो आर किस पे डिपेंड कर गया? टेम्परेचर पे कर गया कि नहीं कर गया? तो जरा लेट्स सी व्हाट आई मीन टू सी नाउ हियर। तो सिंस R is equal to R is equal to rho L by A होता है। yes, and R depends upon rho, R depends upon L, और R depends upon area, like this, and this rho depends upon temperature. So इसका मतलब R किस पे डिपेंड करता है? तो this, ये पूरा टॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि this R depends directly on temperature, directly on length, and inversely to area. Is that okay now? तो इसका मतलब कि अगर हम यहां से लिखते हैं, इसका मतलब R1/R2 is equal to ρ1/ρ2, कब if L and A remain same। आपने दो वायर लिया जी, और दोनों वायर का लेंथ सेम रखा और एरिया सेम रखा, तो आप अगर, यानी कि इसी फॉर्मूले को दो बार लगाइए, R1 is equal to ρ1 L1/A2 A1, और R2 is equal to आप लिखिए ρ2 L2/A2, ऐसे लिख लीजिए। और अब R1/R2 करिए आप, तो क्या होगा? ρ1/ρ2 होएगा, और क्या होगा? L1 ये A2 लिखना था, L1 A2 अपॉन A1 L2, ये लिखेंगे ना आप। और अगर इफ A1 इज इक्वल टू A2 हो, A1 इज इक्वल टू A2 हो, और L1 इज इक्वल टू L2 हो, L1 इज इक्वल टू L, तो ये कट गया, L1 L2 से कट गया, A1 A2 कट जाएगा, तो रो दिस इंप्लाइज इज व्हाट? R1/R2 इज इक्वल टू व्हाट? ρ1/ρ2 आ जाएगा। और ρ1/ρ2 किस पे डिपेंड करता है? दैट इज T1/T2। तो इसका मतलब T1/T2 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये प्रूव कर दिया मैंने आपको। तो थोड़ा इसका सीक्वेंस समझना होगा कि ρ1/ρ2 इज दिस। मैंने बोला कि यहाँ पे जो मैंने ये पढ़ा रहा था कि कहीं आपको कंफ्यूजन न हो जाए ये किस बात पे डिपेंड करता है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको क्या किया कि भाई ठीक है, ये होता है, एंड दिस इज लाइक दिस, यानी कि ये इस पे डिपेंड करता है, ये रो है, ये एल है, और ये एरिया पे डिपेंड करता है, और रो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब आर किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे, लेंथ पे, और एरिया पे। तो अगर आप सेम लेंथ और सेम एरिया का कंसिडर करोगे तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम बोलोगे ये कैसे हुआ? तो मैंने यहाँ प्रूव कर दिया कि इस चीज को यहाँ पे एक ब्लू लाइन से ये ऐसे 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 मैं यहाँ लेके आया प्रूव करने के लिए कि दिस R1 इज इक्वल टू ρ1/L1 L2 A1 हो जाएगा, और लाइक दिस। और आपने ऐसे लिख दिया, अगर एरिया 1 एरिया 2 के बराबर, लेंथ L1 L2 के बराबर हो जाएगा, तो ये कट के क्या आ जाएगा? ρ1/ρ2 आएगा कि नहीं आएगा?
और रो वन रो टू किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो T1 बाई T2 डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? तो एक तरीके से हमने यहाँ क्या पढ़ लिया कि if L if L and A are kept constant, then R1 by R2 is equal to rho 1 by rho 2 and that is equal to T1 by T2। ये बेसिक फॉर्मूला है, समझ में आ गया बात, राइट। लेकिन ये तब अप्लाई करोगे जब लेंथ और एरिया कांस्टेंट हो। इन जनरल क्या होगा? R1 by R2 is equal to rho 1, ध्यान से, rho 1 L1 by T1, राइट। और नीचे यहाँ क्या आएगा? rho 2 और L2 और इसका क्या? देखो यहाँ कुछ गड़बड़ लिख दिया ना मैंने, आई हैव डन अ मिस्टेक हियर, ये A1 है बेटा। सो R1 इज इक्वल टू रो 1 L1 बाई A1 और R2 की क्या? रो 2 L2 और इसका क्या होगा? A2। सो इसका मतलब ये आया क्या? रो 1 L1 A2 अपॉन, राइट, रो 2 L2 A1, रो 2 L2 A1, ये R1 बाई R2। इन जनरल इट इज दिस। अब अगर यहाँ पे ये कह दिया जाए, जरा गौर से देखना इस बात को, if material is same, सेम मटेरियल है, तो सेम मटेरियल है तो लैटिस फिक्स हो गया, एंड एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम कर दिया, तो मटेरियल सेम होने से क्या फिक्स हो गया? लैटिस फिक्स हुआ। और टेम्परेचर फिक्स होने से भी क्या हो गया? तो टेम्परेचर और मटेरियल दोनों फिक्स करने से अब रो 1 क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज रो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो 2 हो जाएगा। और तब बेटा क्या लिखा जा सकता है? तब आप लिख सकते हो फ्रॉम हियर यू कैन राइट कि R1 by R2 is equal to what? L1 A2 by L2। ये तब लिखा जा सकता है। बच्चा लोग समझ में आया? इसका मतलब कि किसी भी मटेरियल का कोई भी एक वायर लेते हो, उसका एक मटेरियल का लैटिस होगा, उसका एक टेम्परेचर होगा। जो रेजिस्टिविटी है उस मटेरियल के लैटिस पे डिपेंड करेगी और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और रेजिस्टिविटी दो अलग अलग मटेरियल का सेम नहीं हो सकता। दो अलग अलग मटेरियल होगा तो उसका लैटिस डिफरेंट होएगा, लेकिन सेम टेम्परेचर पे भी रख दोगे तो भी उनका रेजिस्टिविटी सेम नहीं होगा। बट आप एक मटेरियल लो जिसका लैटिस कुछ और है, एक दूसरा मटेरियल लो जिसका लैटिस कुछ और है, बट दोनों दे आर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। ये एक सवाल है यहाँ पे, राइट। यहाँ एक क्वेश्चन बना के समझा रहा हूँ मैं। देयर आर टू वायर्स, कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है जी। देयर सवाल है यहाँ पे, देयर resistivity, there are two wires, copper and silver, their resistivity, right, can never be same, एक same if they have same length and area, right, same only if they have same temperature, same at, यहाँ पे एक वर्ड लिखा, may be same at different temperature. So which one is correct? ये आपके अभी तक जितना पढ़ा है उसको डील करता है। सो आई काउंट, आप इसको पढ़िए और इसका जवाब अपने मन में सोच लीजिए, और आई काउंट टिल 10, और अगर 10 के अंदर आपका जवाब तैयार हो गया तो अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो जी, आपने पता नहीं क्या सोचा, बट इसका सही आंसर है, द राइट आंसर इज
Right answer. What is the right answer? Right answer is what? A. This. No, that's not true. Same if they have same length and area. अरे कमाल, resistivity length और area पे depend नहीं करती. Okay. Same only if they have same temperature. Resistivity temperature पे depend करता है. इसमें तो कोई डाउट नहीं है बेटा. बट अगर सेम टेम्परेचर पे रख दोगे एंड दे आर डिफरेंट मटेरियल, उनका लैटिस डिफरेंट है, तो सेम टेम्परेचर पे रखे और उनका लैटिस डिफरेंट है, तो रेजिस्टिविटी कैसे सेम हो सकता है? एक तो लैटिस डिफरेंट होने से, उनका इंटरनल बनावट डिफरेंट होने से उनकी रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता. मे बी सेम एट डिफरेंट टेम्परेचर. तो सिल्वर के केस में व्हाट वी कम टू नो दैट उसका बनावट ऐसे है कि उसमें रेजिस्टेंस कम ऑफर होता है और उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है. और कॉपर के केस में भैया रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है. तो सिल्वर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, सिल्वर के केस में टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो हो सकता है कि, और टेम्परेचर कॉपर का थोड़ा कम रहे, तो हो सकता है कि सिल्वर और टेम्परेचर एक खास टेम्परेचर पे दोनों की रेजिस्टिविटी क्या हो जाए? सेम हो जाए. आपने देखा रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर सिल्वर का किसी भी मटेरियल वायर का हम क्या बढ़ाएं, प्लीज अंडरस्टैंड, एक कंफ्यूजन है यहाँ पे और इसको मैं क्लियर करना नहीं चाहूंगा. मैं उन्हीं लोगों को जवाब देना चाहूंगा जो इस कंफ्यूजन को जब ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में आया होगा और उनके पास ये डाउट के फॉर्म में मौजूद होगा और जो क्यूरियस है इस सवाल का जवाब पाने के लिए, तो वो लिखेंगे एंड ओनली देन आई विल आंसर, और दे विल आस्क डायरेक्टली इफ दे आर माय स्टूडेंट, तो मैं उनको जवाब दूंगा. क्या सवाल है सर? यहाँ सवाल ये बनता है कि आपने बोला कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और आपने यहाँ पे एक और बात लिखी कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर में ज्यादा है, करेक्ट? तो इसलिए वो ज्यादा जल्दी अच्छा कंडक्ट करता है, ज्यादा करंट मिलता है. तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से करंट ज्यादा होगा ना भाई. ऐसा मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? करंट ज्यादा हो जाएगा. ये बात भी एक हद तक ही सही है. ठीक है. अब ऐसा क्यों है, इसमें क्या राज की बात है, यही छुप मैं आपको क्लियर नहीं करना चाहता. राइट. चलो मेरा मन कर रहा है क्लियर कर ही दो. मैं कह रहा हूं एक बाप के 4 औलाद है. वन पेरेंट हैव अ 4 चिल्ड्रंस एंड वन पेरेंट हैव अ 1 डजन चिल्ड्रन. तो उस केस में पेरेंट को सपोर्ट के नजरिए से पूछे तो किस में ज्यादा पेरेंट को सपोर्ट मिलेगा? इसका कोई आंसर जो आप दोगे वो सही होगा ये जरूरी नहीं है. आप कहोगे 4 होंगे तो उस पेरेंट ने उन चारों को बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया होगा, तो हो सकता है वो ज्यादा सपोर्ट करें. और हो सकता है 12 लोग हों, एक 1 डजन हो, तो उस केस में सर ज्यादा सपोर्ट होगा, ये बात भी नहीं हो सकती. मतलब इसका कोई डेफिनेट रूल नहीं है. तो ये एग्जाम्पल आपको सपोर्ट कैसे किया समझाने में मैं बताता हूँ. सिर्फ लुक एट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एक रूल बना दिया जाए कि मोर नंबर ऑफ पीपल मीन्स मोर सपोर्ट, मोर नंबर ऑफ पीपल मीन्स मोर सपोर्ट, अगर एक ऐसा रूल हो जाए, तो अब बताओ उस पेरेंट्स के लिए, कोई पेरेंट वो कोई काम करना चाहता है, उसके एक 4 बच्चे हैं और एक केस में 12 बच्चे हैं, तो उसको सपोर्ट किसमें मिलेगा? 12 के केस में. लेकिन उस केस में उसके लिए ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं किससे काम कर रहा हूँ, 12 में से किसको बुलाऊं उस काम को करने के लिए, जबकि वो काम सिर्फ 2 से हो सकता है या 3 से हो सकता है, तो किसको बुला, चूंकि 12 लोग करने के लिए है, उसके लिए कंफ्यूजन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो एक मेटल के अंदर अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से भी होता है. तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा ही करंट ज्यादा ही पास होगा. ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाए? बढ़ जाए. यस. तो ये बात है. तो इसमें और डिटेल अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको साइंस लेना पड़ेगा, 12th क्लास में पहुंचिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. और यू कैन डू योर इंडिपेंडेंट रिसर्च और यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली एंड देन आई कैन सॉल्व योर क्वेरी. सो नाउ द आइडिया इज, इस सवाल का जवाब क्या निकला? इस सवाल का जवाब है कि भैया डिफरेंट टेम्परेचर पे उनका सेम हो सकता है, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे रखोगे तो लैटिस डिफरेंट होने की वजह से, और टेम्परेचर सेम रख दिया आपने और लैटिस डिफरेंट है तो सेम रेजिस्टिविटी नहीं हो सकती. तो इसलिए मे बी सेम एट डिफरेंट टेम्परेचर. द आंसर इज 4. दिस इज द राइट आंसर. तो कुल मिला के अभी तक हमने बात क्या समझी? रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? लैटिस पे, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है. और किस पे? एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और लेंथ पे डिपेंड करता है. तो चूंकि आर रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, देयरफॉर वी कैन से दैट आर आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. यू गॉट इट नाउ?
तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बातें सारी की सारी सीख ली। अब ये समझने के तरीके से सब कुछ आपको समझाया गया, राइट। अब एक मिनट, तो एक यहाँ पे ये राइट आंसर आ गया। तो एक अगले पेज पे चल के हम एक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, वो कुछ इस तरीके से कि नाउ हमारे पास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यस, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यस, and are directly proportional to resistivity, yes, and this also implies are directly proportional to ये ऐसे लिख टेम्परेचर, टेम्परेचर सिंस ऐसा क्यों, क्योंकि रो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये बात समझा दी। अब प्रोपोर्शनल टू रो एंड रो आर, दिस इंप्लाइज दिस, क्योंकि रो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बात सीख ली। अब हम फर्स्ट पेज पे आते हैं। तो वहां फर्स्ट पेज पे हमने क्या देखा था, वी नो दैट R is proportional to L upon A। कब, जब टेम्परेचर सेम रख दोगे, मतलब किसी L और A अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तभी बेटा ये रो कांस्टेंट होगा। तो R proportional to A if temperature is constant, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हुआ, मेटल तो आपने फिक्स ले रखा, कैरेक्टरिस्टिक्स तो फिक्स हो गया और टेम्परेचर फिक्स कर दिया, यानी कि क्या फिक्स हो गया, रेजिस्टिविटी फिक्स हो गई। तो सिर्फ वो किस पे डिपेंड करेगा, एल और ए पे डिपेंड करेगा। वी नो दैट आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, वाई ओनली एल और ए पे, क्योंकि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। टेम्परेचर कांस्टेंट करने से क्या हो गया, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो गई। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और लैटिस के इंटरनल बनावट पे डिपेंड करती है। तो आपने मेटल तो एक ही चूज किया है और टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, तो रेजिस्टिविटी फिक्स हो गई। तो यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, और तब हमने इसको लिखा रो एल बाई ए, और दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब सवाल ये है कि समझने के लिए तो आ गया समझ में, बट इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ विल बी डिफाइनिंग दिस रेजिस्टिविटी। तो अब हम इसको डिफाइन करने की तरफ चल रहे हैं, राइट। तो ये हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा है, और अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सिंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है ना बेटा, इसको रो पढ़ना, ये L है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सो इफ L इज इक्वल टू 1 and A is equal to 1, this implies what, R is equal to rho, yes। तो अब यहां से जो डेफिनेशन बन रहा है, ये रेजिस्टिविटी का एक डेफिनेशन की तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। सो रेजिस्टिविटी ऑफ अ, ये डेफिनेशन है, रेजिस्टिविटी, लेट मी राइट विथ दिस प्रॉम्प्ट कलर, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ वायर, मतलब वायर का रेजिस्टिविटी नहीं होता, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ of wire of unit length having unit cross section area, wire of unit length having unit cross section area, unit cross section area. Resistivity of material of wire is equal to resistance of wire of unit length having unit cross section area। मतलब अगर आपके पास कोई वायर है, if there is a wire like this is a wire and this wire has a unit length, बोला ये देखो जी, इसका 1 मीटर इसका लेंथ है, और इट हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया है जी, इसके पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका वो 1 मीटर स्क्वायर का है। सो मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि ये 1 मीटर का लेंथ है, 1 मीटर का लेंथ है, और ये जो एरिया देख रहे हो, इसका एरिया जो देख रहे हो, इसका एरिया या इसका एरिया, दिस ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ 1 मीटर हो गया। तो इस मटेरियल का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, जो भी ये रेजिस्टेंस होएगा, भाई ये मटेरियल है और इसका एक खास टेम्परेचर ले लिया आपने, एट अ गिवन टेम्परेचर, resistivity of a material of a wire is equal to resistance of wire of unit length having unit cross section area at a given temperature, यानी कि टेम्परेचर जो भी रखो वो फिक्स करो,
एट अ गिवन टेम्परेचर, ये बात भी लिखना बहुत जरूरी है। सो एट अ गिवन टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर कोई फिक्स कर दिया तो भाई उसमें क्या फिक्स हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गया, और उसका लेंथ कितना ले लिया 1, और उसका एरिया कितना ले लिया 1। तो एक 1 मीटर वायर का हैविंग 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो रेजिस्टेंस होएगा वो उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। वायर ऑफ यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एट अ गिवन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर 1 हो ये जरूरी नहीं है, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200, जो भी हो, जो भी टेम्परेचर फिक्स कर दो, तो वो उसकी जो रेजिस्टिविटी आएगी वो उस टेम्परेचर की आएगी। अगर फिर उसका टेम्परेचर बदल दोगे, लेंथ वही रखो, एरिया सेम रखो, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो किसी गिवन टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे 1 मीटर लेंथ का और 1 मीटर एरिया का अगर आप वायर लेते हो तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। यू नो, रेजिस्टिविटी के लिए एक और वर्ड मैं यूज करना चाहूंगा और आपको अच्छा लगना चाहिए। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या मतलब है भाई, उस मटेरियल का ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस जो आपने एक वायर लिया, जैसे कॉपर वायर लिया, 1 मीटर लेंथ ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया, तो भैया इस कॉपर के 1 मीटर वायर का लेंथ का और 1 मीटर एरिया का इतना रेजिस्टेंस है, यानी कि उस कॉपर वायर का पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, उस कॉपर का रेजिस्टेंस है, यानी कि उस कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, यानी कि ये कॉपर का है एट अ गिवन टेम्परेचर, ये कॉपर का है एट अ गिवन टेम्परेचर। जैसे मेरा नेचर है एट अ गिवन टेम्परेचर, गिवन सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस बदल जाएगा, मेरा नेचर बदल जाएगा, बट वो मेरा नेचर भी क्या हो गया, वो मेरा नेचर है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो ये बात समझ में आ गई, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज, also known as resistivity is also known as specific resistance। याद रखेंगे आप लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो जी हमने इतनी बात तो सीख ली कि भाई, और इसको रो कहते हैं। तो इसको ऐसे ही डिफाइन क्यों किया जाता है, व्हाई डू वी डिफाइन लाइक दैट? क्योंकि हमने किसी भी वायर को एक वोल्टेज लगाओ और उसमें कितना करंट पास हो रहा है मीटर मेजर कर लेगा, और करंट अपॉन वोल्टेज से उसका रेजिस्टेंस मेजर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस मेजर करना आसान है, और जो रो है वो तो इंटरनल चीज है ना, तो उसको मेजर कैसे करेंगे? तो इंटरनल चीज की वजह से, उस इंटरनल ऐसा है तो उसका एक्सटर्नल ऐसा है, और एक्सटर्नल मेजर करना आसान है, तो एक्सटर्नल मेजर करके हमने इंटरनल का इंफॉर्मेशन पता कर लिया। इसीलिए रेजिस्टेंस को, रेजिस्टिविटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ वायर? So resistivity of material of a wire is equal to resistance of wire of unit length having unit cross section area at a given temperature। तो ये है इसका definition। This is the definition of, this is the definition of, ये definition है बेटा, definition of resistivity। Yes, this is how work, और इसको specific resistance कहते हैं। इतनी बात समझ गए आप? अब इसका यूनिट क्या होता है, राइट? 12वीं क्लास में जाएंगे तो आपको 11 12th में जाएंगे तो डायमेंशन भी पढ़ाया जाता है। तो फिलहाल अभी यूनिट की बात कर लेते हैं। सो व्हाट इज इट्स यूनिट? तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो नाउ R इज इक्वल टू रो L by A, and from here rho is equal to what? RA by L, right? That's correct. So now here R का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ R क्या है? यूनिट ऑफ R इज, यूनिट ऑफ R इज ओम, राइट? और यूनिट ऑफ L क्या होगा? मीटर, राइट? और यूनिट ऑफ एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो रो का यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर, ओम मीटर अपॉन व्हाट? ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। इधर ओके ना? सो इट मींस इफ यू इसको काट दोगे तो ये क्या आएगा? ओम मीटर, ओम मीटर, दिस इज रो। तो ये इसका यूनिट हो गया, ओम मीटर। सो किसी वायर का रेजिस्टेंस अगर बताया जा रहा होगा तो उसमें क्या होगा? ओम होगा और एक मीटर होगा। यही एमकेएस यूनिट है। दिस इज एमकेएस यूनिट, दिस इज एमकेएस यूनिट। एक ऐसा यूनिट जहाँ पे लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से, टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट किया जाता हो, तो उसको एमकेएस यूनिट कहते हैं। और एमकेएस यूनिट सिस्टम के अंदर रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। समझ गए भाई?
अब आपको मैंने कंडक्टेंस पढ़ाया था ना, 1/r को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, और ये रेजिस्टिविटी है। यहाँ तक आप बात समझ गए बेटा? तो ये रेजिस्टिविटी का हमारे पास क्या आ गया, यूनिट आ गया। तो यहीं पे मैं आपको एक टर्म पढ़ाना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप भी उसको भी सीखें आप। सो व्हाट इज दैट? एक टर्म होता है बेटा, इस जैसे ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपने बोला ना, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो उसी तरीके से रेजिस्टिव, लाइक देयर इज अ टर्म कॉल्ड कंडक्टिविटी। व्हाट? कंडक्टिविटी, 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 कंडक्टिविटी। It is reciprocal of, it is reciprocal of resistivity, it is reciprocal of resistivity, यानी कि इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, what we call it sigma, and that is equal to 1 by rho sigma. So sigma is equal to 1 by rho. ठीक है जी? तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा, L अपॉन R। ये कंडक्टिविटी होगी, और दिस कंडक्टिविटी इज नोन एज, कंडक्टिविटी का दूसरा नाम क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, रेसिप्रोकल, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। तो स्पेसिफिक क्या हो गया, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और फिर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ सिग्मा क्या होगा, तो आप ओम और मीटर, इन दोनों का 1/ओम, ओम पर 1/ओम मीटर होना चाहिए। तो अगले स्टेप में इसको क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स, और इसको क्या लिखेंगे, मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हमने सिखाया मोह लिखते हैं, तो इसको मोह मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, और कुछ लोग इसको मोह पर मीटर भी लिख देते हैं, मोह पर मीटर। ये सिर्फ बता दिया आपको, वैसे आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में इसके कोई जिक्र नहीं है, बट ये आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। तो हमने रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला कैसे आया, और रेजिस्टिविटी को का परसेप्शन क्या है, समझा कैसे जाता है, ये सारी बातें मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी। अब हम लोग ये जो सीखा है इसके बारे में थोड़ा और आगे चलते हैं। सो नाउ दैट इज वेरी क्लियर, दिस इज वेरी क्लियर दैट कि हमने R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और रो क्या होता है ये सब कुछ समझ लिया। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन लाइक जरा थोड़ा सा ये बात बताना चाहूंगा, राइट। एक टेबल दे रखा होगा आपके बुक में, राइट, एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा होगा जिसमें रेजिस्टिविटी का कुछ जिक्र किया है, अलग अलग मटेरियल के बारे में। तो मैं अब उसके बारे में आपको ये बात बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। सो उस टेबल में जो ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, ये रेजिस्टिविटी का दे रखा है, लाइक कंडक्टर में सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, एलॉयज, इंसुलेटर, ये इनका दे रखा है। मैं आपको ये टेबल लिख करके यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूँ। जरा देखो, सिल्वर का रेजिस्टिविटी आप देख रहे हो सबसे कम है कॉपर कंडक्टर के लिस्ट में, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस। रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब रेजिस्टेंस कम हो, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब करंट क्या पास होगा, ज्यादा पास होगा। यू आर गेटिंग इट नाउ? सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज कि रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब रेजिस्टेंस कम क्यों हो रहा है भाई। अगर आप सेम लेंथ ले लोगे और सेम एरिया ले लोगे और अलग अलग एक कॉपर और सिल्वर ले लोगे, तो कॉपर के केस में क्या आएगा भाई, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस क्या बढ़ जाएगा, क्योंकि एल और ए तो सेम है, तो रो बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया ना इसका। तो कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा सिल्वर के केस में। तो इसका मतलब सेम वोल्टेज लगाने पे, राइट, इसमें कॉपर के केस में करंट कम आएगा, और करंट के केस में, सिल्वर के केस में करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज कि देखो सिल्वर का देख रहे हो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम मीटर है, ओम मीटर मतलब 1 मीटर का, देख रहे हैं आप, सिल्वर का 1 मीटर का वायर ले लीजिए, और 1 मीटर वायर सिल्वर का ले लीजिए, और 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, तो उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा जी, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम। दैट्स व्हाट द मीनिंग इज।
इफ यू टेक अ सिल्वर वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसका रेजिस्टेंस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 8 ओम आएगा, और कॉपर का ये है। आपको बात समझ में आ रही? सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो करंट आते हैं, जिस तार में करंट लेके आते हैं बिजली विभाग वाला, वो एल्युमिनियम यूज करता है ज्यादातर केस में। एंड जब घर के अंदर हम करंट लेके जाते हैं तो हम कॉपर वायर यूज करते हैं। सिल्वर क्यों नहीं यूज करते? महंगा है, बहुत ज्यादा प्रीशियस मेटल है, तो वी कैन नॉट यूज इट। यू आर गेटिंग इट? एंड दैट इज मोर हैवियर देन कॉपर। यस, कॉपर का मास कम होता है और सिल्वर का मास, तुम्हें मालूम है ना, कॉपर का एटॉमिक मास 63 पॉइंट समथिंग होता है और सिल्वर का 108 MeV होता है। तो इसका मतलब कि सिल्वर प्रीशियस भी है, हैवियर भी है, राइट? तो उस केस में सिल्वर का इस्तेमाल नहीं होता, बट कॉपर से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि कॉपर एंड सिल्वर के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो कॉपर वैसा ही काम करता है एंड कॉपर को यूज कर लिया। सिल्वर से वो हल्का भी है। लेकिन बिजली विभाग वाले एल्युमिनियम की यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर महंगा है किससे? एल्युमिनियम के केस में। एक दूसरी बात, एल्युमिनियम इज मोर लाइटर इन वेट देन कॉपर। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इस टेबल के रिस्पेक्ट में, ये छोटे छोटे आपसे क्विज में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आप एग्जाम देने जाएंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो आप फंस जाएंगे। तो इस बात को ध्यान से सुनेंगे तो आप इन सवालों का जवाब दे पाएंगे कि बिजली विभाग वाला एल्युमिनियम वायर का क्यों इस्तेमाल करता है, जबकि उसकी रेजिस्टिविटी कॉपर से क्या है? ज्यादा है। तो भाई एल्युमिनियम, जो बिजली विभाग है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस ज्यादा पैदा कर रहा है, तो कम करंट आ रहा है। तो व्हाई दे आर डूइंग दिस? व्हाई दे डू नॉट यूज कॉपर? द आंसर इज एल्युमिनियम के वायर के थ्रू करंट इसलिए आ रहा है क्योंकि दे आर लाइटर, और लाइटर होने की वजह से उनको खंभों पे टांग करके रखना बड़ा आसान होएगा। अगर आप कॉपर यूज करोगे, वो इतना हैवी होगा कि पता चलेगा कुछ दिनों में खुद ही गिर गिरा जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। सो सिल्वर, यानी कि हर चीज को देख करके तय करना है। सो बिकॉज एल्युमिनियम इज लाइटर इन वेट, सो इट इज इजियर टू हैंडल, right? Although its resistance is little more than, resistivity is more than copper, and but it is cheaper. Is that okay now? Copper is more precious than aluminium. So that is what the point is, यानी कि कंपैरेटिव करके देखना है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब आप देखो कि जितना इनका रेजिस्टिविटी है, उससे ज्यादा किसका होता है? किसका होता है भाई? यहाँ पे एलॉयज का, राइट? एलॉयज क्या होता है? मिक्सचर होते हैं। किसका? मेटल्स के मिक्सचर होते हैं। तो अब ये देखो, कॉन्स्टेंटिन एक यूज किया मैंने यहाँ। तो कॉन्स्टेंटिन किसका बना है? कॉपर एंड निकेल का। निकेल का कितना? 6.84। कॉपर का कितना? 1.62। और जब ये बना एलॉय तो 49 इंटू 10 का पावर माइनस 6 हो गया। देख रहे हैं, इसकी रेजिस्टिविटी इससे काफी ज्यादा बढ़ गई। यू आर गेटिंग इट? इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ गई है, तो एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एलॉय की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाट द पॉइंट। तो इसमें करंट क्या होगा? कम पास करेगा। एंड इफ यू लुक एट दिस ग्लास एंड हार्ड रबर एंड डायमंड, तो ग्लास का देख रहे हो 10 का पावर 10, 10 का पावर 14। तो हम ऐसा नहीं कह सकते किसी करंट जाता नहीं है, अरे लेकिन इतना ना ज्यादा रेजिस्टेंस है कि उसमें जो जाने वाला करंट है वो करंट ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो वो हमारे किसी काम नहीं आ पाता और उस करंट को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये बात कह दी। सो इस टेबल को खूब बढ़िया से समझना है, और जो भी उस चैप्टर में दे रखा हुआ हर चीज को पढ़ना है और आपको समझना चाहिए। मैंने एक इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस करनी थी वो कर दी कि एलॉय जिन मटेरियल से बना होता है, उन मटेरियल का अपनी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, बट एलॉय का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है, बिकॉज दिस दे आर मिक्स्ड विद दिस, अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स किए जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस इज हैविंग अ हाई रेजिस्टेंस। सो दिस इज अबाउट रेजिस्टिविटी का मैंने ये सारा डिस्कशन किया। नाउ वी कैन टॉक अबाउट फ्यू क्वेश्चंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। नंबर 1, सो अब हमारे पास ये तो रिजल्ट है ही, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, दिस बेसिक रिजल्ट भी है। अब हम इस पे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, एंड विल टेक 1 2 3 क्वेश्चंस हियर, राइट? सो क्वेश्चन इज लाइक, फाइंड नंबर 1 resistivity of material, find resistivity of material of wire of 2 meter square having a wire of 2 meter square and 3 meter length. Resistivity of material of wire of, here I should write
of area is equal to 2 meter square and length is equal to 3 meter. So find resistivity of material of wire of area is this one. Number 2, right, current passes through that wire, current passes through that wire, current passes through that wire of 20 ampere. Find resistivity of material of wire. एक मिनट बेटा, इसको ना थोड़ा सा हमें थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, जस्ट मिनट. So we'll say it like this: find resistivity of material of wire, right, having area is this, length is this, और यहाँ पे लिखा हमने if current passes through that wire of 20 ampere when potential difference is of 200 volt. 200 वोल्ट का, यानी कि एक वायर लिया जिसमें 200 वोल्ट हम सप्लाई करते हैं, तो उसमें 20 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो हमें उस वायर का रेजिस्टिविटी निकालना है. सो व्हाट विल डू इज, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमने एक वायर मान लिया जी, एंड इस वायर का लेंथ कितना हो गया? विल से दैट 3 मीटर हो गया, और उसका एरिया कितना हो गया जी? दैट्स एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे सिंस V इज इक्वल टू IR होता है, करेक्ट, तो वोल्टेज कितना दे रखा है? वोल्टेज दे रखा है 200, करंट कितना दे रखा है? वोल्टेज दे रखा है 200, करंट कितना दे रखा है? 20 एम्पियर, and this is R. So this implies R is equal to what? So 200 by 20, that comes out 10. So R is equal to 10. अब R 10 हो गया और हमको चाहिए रेजिस्टिविटी, तो सिंस R is equal to क्या होता है? रो L by A होता है, तो हमने रो निकालना है, तो ये क्या होगा? R A by L. तो R कितना हो गया जी? 10. A कितना जी? 2. लेंथ कितना है जी? 3 मीटर. तो ये कितना हो गया? 20 by 3, क्या लिखेंगे? ओम मीटर. दैट्स व्हाट द आंसर. समझ गए आप? तो आपको यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है? वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखा है, आपने एक रेजिस्टिविटी निकालना था, निकाल दिया. बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन 2. अब देखो, जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं काफी अच्छा है. लाइक इफ वायर ऑफ given material, if wire of given material at a given temperature, if wire of given material at given temperature having length L and area A, if a wire of given material at given temperature having length L and area A have resistance R, then find what will be new resistance if wire is extended by stretching. If wire is extended by stretching to n times. ये क्वेश्चन है. मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, जरा आप जल्दी से थोड़ा दिमाग लगाएं आप. कोई वायर है जी, इट हैज अ गिवन लेंथ, इसका एक लेंथ है, ओके, इसका एक फिक्स टेम्परेचर है, इसका एक फिक्स एरिया है, और इसका रेजिस्टेंस आर है.
if wire of given material at a given temperature having length L and area A have resistance R, then find what will be new resistance if wire is extended by stretching 2n times. मैं ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक छोटा सा करेक्शन कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. राइट, लुक एट दिस हियर. इसको मिटाया और यहाँ लिखा a wire of material at temperature having length L, area A have resistance R, then find what will be new resistance if wire is extended by stretching 2n times. तो अगर आपने लेंथ L रखा, टेम्परेचर T रखा, एरिया ये रखा और इसका रेजिस्टेंस R है, तो अब कह रहा है इसको आप स्ट्रेच कर दो. तो आप इसको अगर स्ट्रेच करोगे n टाइम्स तो ये क्या होगा? अब बताओ, इसको स्ट्रेच करोगे तो ये मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा? बताओ. तो ऑब्वियसली पतला हो जाएगा. जब आप इसको स्ट्रेच कर दोगे, so this wire is stretched to n times. हमें नहीं मालूम वो n क्या है, तो भाई जितना ये था उससे ये और कहीं पतला हो जाएगा. तो ये तो पतला हो गया, लेकिन हमें नहीं मालूम है अब इसका लेंथ कितना हो गया, n टाइम्स हो गया, यानी nl हो गया. अब इसका एरिया कितना है, वी डोंट नो व्हाट इज इट्स एरिया, हमें नहीं मालूम इसका एरिया कितना होगा. तो अब अगर हमें एरिया पता होगा, ओनली देन हमें इसका एरिया पता होगा, ओनली देन वी कैन टेल दैट व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस. आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो सी भाई वायर तो सेम था, तो जो जितना इसका वॉल्यूम है सेम वायर है. हम तो वायर को ना काटा ना छाटा, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे है. तो सिंस वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट. भाई हमने तो ना काट के फेंका है, ना हमने इसमें कोई मटेरियल जोड़ा है, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट. देयरफॉर लेंथ इनटू एरिया अभी जो है L into A should be constant. इसका मतलब क्या हुआ, L1 A1 should be equal to L2 A2. भाई पहले अगर लेंथ A है, एरिया है, बाद में L2 हो गया, A2 हो गया, तो ये होना चाहिए लेंथ इंटू एरिया, वॉल्यूम होना चाहिए. दिस इंप्लाइज व्हाट, पहले लेंथ कितना है L, एरिया कितना है A, अब लेंथ कितना है NL, तो अब एरिया कितना होगा. तो A2 की वैल्यू क्या आ गई, तो A2 इज इक्वल टू L इंटू A अपॉन NL. बट के क्या आ गया, A बाई N आ गया. सो A2 इज A बाई N. तो अब नया एरिया जो है इसका आपको पता चल गया. दिस इज, आपने इसको A2 मान लिया, तो A2 मतलब नया एरिया क्या आ गया, A बाई N. और नया लेंथ कितना है जी, दिस इज NL. अब आप कैन यू फाइंड द रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो आप देखिए अगले पेज पे चलते हैं. राइट, और या अगले पेज पे चलते हैं. सो लेट्स सी दैट नाउ सिंस R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1, और हमने टेम्परेचर इस क्वेश्चन में चेंज किया है क्या, एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं है. इफ वायर ऑफ गिवन मटेरियल एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है लिखा हुआ. तो मतलब हमने इसका टेम्परेचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है, यानी कि रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा. भाई वायर सेम है तो मटेरियल सेम है, और टेम्परेचर में हमने कोई चेंज नहीं किया, इसलिए रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा. सो दिस इज रो, और आप क्या लिखेंगे, L2 बाई A2. तो अब R1 बाई R2 अगर करेंगे तो ये क्या आएगा, रो L1, नीचे क्या आएगा, रो L2, इसका A1 यहाँ पे और इसका A2 यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस. तो रो कट गया जी. अब क्या आ गया, L1 A2 बाई L2 A1, वैल्यूज रख दो. So now what is this L1? L1 is L, A2 is how much, A by N, and L2 is how much, NL, और A1 कितना है, A. अब इसको काट पीट दोगे तो ये क्या बन के आया जी, L कट गया, A कट गया, तो 1 by N स्क्वायर आ गया, 1 by N स्क्वायर आ गया. सो R1 by R2 is equal to this. So R2 is equal to अगर पूछा जाए तो क्या हो गया, N square into R1. R2 is how much, R2 is N square into R1. Since R1 is equal to R, therefore R2 is equal to how much, इनवर्स N square times of R. मतलब आपने अगर वायर को खींच के लंबा कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस N square टाइम्स हो गया. सो रेजिस्टेंस हैज बिकम N square times,
समझ में आ गई बात? तो ये एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दिस वी हैव डन। अब मैं आपसे अगर ये बोलूं, एक होमवर्क आपको दूं कि अगर ये वायर को मैंने खींचा नहीं होता, वायर को कॉम्प्रेस कर दिया होता सेम टेम्परेचर पे और मोटा बना दिया होता, मतलब उसको, समझ में आ रही बात? मतलब जो वायर था वो मेटल का था, उसको हमने कॉम्प्रेस कर दिया होता, तो कॉम्प्रेस किया होता तो उसका एरिया क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। तब उस केस में क्या होता है, तो आपको एक होमवर्क के फॉर्म में यहाँ पे, दिस इज होमवर्क, राइट। होमवर्क क्या है भाई? चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको अगले पेज पे लिखता हूँ। लेट्स गो टू दिस पेज। फर्स्टली एक छोटा सा अब एग्जांपल करते हैं जो सीखा हमने, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दीजिए। ये वायर है, ये वायर है, राइट। लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस 10 ओम। अब मैंने इसको खींच के बहुत पतला कर दिया, आई मेड इट मच थिनर, समथिंग लाइक दिस, और बिल्कुल पतला कर दिया, समथिंग लाइक दिस। इस वायर को मैंने खींच करके पतला कर दिया। किस वायर को भैया? जो दिए दे रखा था। अब ये ऐसे बन गया, यह लेंथ L था, अब ये लेंथ 5L हो गई। तो इसी वायर को हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज आवर इमीडिएट आंसर? तो देखो जी, अगर आपने लेंथ को 5 टाइम्स कर दिया तो एरिया क्या होगा? 5 टाइम्स कम हो जाएगा। तो अब रेजिस्टेंस क्या होगा? R2 इज इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R1। तो N यानी कि N स्क्वायर की जगह पे क्या होगा? 5 स्क्वायर, और इंटू व्हाट? R1। R1 इज हाउ मच? 10। so this is 525 into R1, that is 25 into 10, that is 250 ohm। समझ गए बच्चा? तो अगर ये वायर है X, मैंने इसको आपने खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, ऐसे लिख दिया है STRETCHED, स्ट्रेच्ड लाइक दिस, 5L कर दिया, और एरिया अब क्या हो जाएगा? A/5 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, पीछे जैसे समझाया हुआ। समझ गया आप यहाँ पे? दैट्स वेरी गुड। अब ये एक होमवर्क है, लाइक इफ a given wire, if a given wire, या if हटा दो यहाँ से, देखो a given wire of given material, a given wire of given material at at a at a given temperature, is shortened to n times. A given wire of given material at a given temperature is shortened to n times to its length, to its initial length, right. Find final resistance if initial resistance is R, तो अगर इनिशियल रेजिस्टेंस आ रहे तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा? फाइंड फाइनल रेजिस्टेंस। ये होमवर्क है, और ये रेजिस्टिविटी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू, एक बार तो आपने देख ही लिया है सब कुछ, उसको रिवाइज करें बार बार, और आपके बुक में जो एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे होंगे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी से रिलेटेड जो कुछ भी होगा सब कुछ अच्छे से समझा दिया गया है आपको। सो अगली क्लास में हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को, अगली क्लास में सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। दैट इज हाउ वी विल इंक्रीज, लेट द टॉपिक गो अप। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस होल स्टडी। गॉड ब्लेस यू, एंड आपको समझ में आया होगा। सो यू मस्ट हैव लाइक बटन को प्रेस करिए एंड अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। And if you have not subscribed this channel till now, you please do it. So God bless you. Thank you very much. Promote this channel. God bless you. Bye bye.